मुझे बिठा दो। मैं अगर 5 साल के अंदर इस देश का समृद्ध राष्ट्र नहीं बनाया, इस देश के हर किसी इंसान को ऐसे संसाधन हमारे पास है कि इस देश के लोग 5 साल के अंदर करोड़पति बन सकते हैं, बन सकते हैं, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इन निकम्मों को हटा के हमें सत्ता सौंप के देखो, हम 5 साल के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल लगेगा, 10 साल के अंदर इस देश की मिट्टी की एक एक बंदे को, इस देश के मिट्टी पे जीने वाले एक एक शख्स को, एक एक व्यक्ति को हम करोड़पति बना देंगे। नेशन बिल्डिंग, देश सेवा, राष्ट्र निर्माण, आजकल बहुत ज़्यादा हमारे देश में इस शब्द की इस्तेमाल हो रही है। राष्ट्र सर्वोपरि, देश सर्वोपरि, ये जो शब्दावली है, इन्हें इस्तेमाल करना, इन्हें बलकर दिखाना और इन्हें प्रैक्टिकल बनाना दो अलग अलग बात है। और इस नेशन बिल्डिंग को प्रैक्टिकल करके दिखाना, इसके लिए कैसी शख्सियत की ज़रूरत पड़ती है, किस तरह के काम करना पड़ता है, खुद को कितना विलीन करना पड़ता है, इस बात को प्रैक्टिकल करके दिखाया, ज़मीन पर उतार कर दिखाया। उस व्यक्ति को उदाहरण के स्वरूप आपके सामने पेश करने आया हूँ, जो राष्ट्र निर्माण बल कर दिखाने और कर दिखाने में फ़र्क कितना है और अपनी राजनीति चमकाने के लिए इन शब्दों को इस्तेमाल करना कितनी नाजायज़ है, उस बात को आपके सामने पेश करने के लिए मैं उस व्यक्ति को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उस स्वर्णिम इतिहास को आपके सामने मैं लेके आया हूँ, जो सुनकर आपके रोंगटे खड़ी हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ ली कुआन यूं, सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री। आपने नाम सुना होगा। गुर्बत में मरी पड़ी, जिस सिंगापुर को कोई हाथ में उठाने को तैयार नहीं, उस सिंगापुर को आसमान के लेवल पे ला के खड़ा करने वाले व्यक्ति का नाम है ली कुआन यूं। मैं उस व्यक्ति की उदाहरण आज आपके सामने पेश करने आया हूँ, जिसने राष्ट्र निर्माण, देशभक्ति, देश प्रेम को ज़मीन पे उतार कर प्रैक्टिकल बनाकर दुनिया में इतिहास रच कर गया है। कई बार आए हैं इंडिया में, इनके कई इतिहास है। 2011 तक ये इंडिया में आते रहे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर से लेके इंडियन मिनिस्टरों से उनकी मुलाकात हुई, काफ़ी बातें हुई। लोगों ने जब देखा इन्होंने सिंगापुर को ज़मीन से लेकर आसमान तक उन्होंने पहुंचा दिया, तब महाराष्ट्र के एक मिनिस्टर ने उनसे सवाल पूछा कि मैं 3 घंटे तक क्या आपसे सवाल जवाब कर सकता हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ। उन्होंने कहा क्यों नहीं। वो बम्बे आए। बम्बे आने के बाद उस मिनिस्टर ने उनसे पूछा, अगर बम्बे आपके हवाले कर देता हूँ तो इस बम्बे को आप वर्ल्ड लेवल इकोनॉमी में पहुँचाने के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे। ली कुआन यूं ने उनसे सबसे पहले सवाल पूछा था, बम्बे की रेवेन्यू, बम्बे की कर कैसे हासिल होता है, किसके हाथ में आता है। उन्होंने कहा, जो हमारा महाराष्ट्रियन मिनिस्टर थे, उन्होंने जवाब दिया, ये सरकार उसे कलेक्ट करती है और यहाँ के जो किसान हैं, किसानों को बांट देती है। ये उनकी रिप्लाई थी। उन्होंने कहा कि बम्बे को एक काम करो, सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम बना दो। आपके एयरपोर्ट से लेके बम्बे शहर तक, आपके यहाँ के विधानसभा तक आने की जो रास्ता है, वो रास्ता भी तो वर्ल्ड क्लास नहीं है। ये काफ़ी लंबी बातचीत है, मैं इन बातचीत को यहाँ शेयर करने की मेरा मकसद नहीं है। उस व्यक्ति की सोच को, उस व्यक्ति की प्राइमरी लेवल से लेके उस व्यक्ति की जो यानी काम करने की जो तरीके हैं, उस तरीके को आपसे शेयर करने के लिए बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, मैं 2 दिन के बाद दिल्ली पहुँचा, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई। मैंने प्राइम मिनिस्टर से कहा, यह करना कोई बड़ी बात नहीं, आप कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो लोग महाराष्ट्र के गवर्नमेंट को इलेक्ट करके भेजते हैं, चुनाव करके भेजते हैं, चुन करके विधानसभा भेजते हैं, उनके लिए ये जो रेवेन्यू है, ये जो फार्मर्स है, उन फार्मर्स को ये देना ज़रूरी है। इसके लिए वो ये डिसीजन कभी नहीं ले सकते कि बम्बे को अलग तरीके से गवर्नेंस का एक हिस्सा बनाया जाए और बम्बे को इस तरह की, यानी आप जैसे बोल रहे वैसे आप समझ रहे नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर का, उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर का मैं नाम नहीं लूँगा, जवाब था। ये हमें जो नेता मिलते हैं, हम लोगों के नसीब में जो नेता लिखे हुए हैं, जो नेता हमसे चुनकर जाते हैं, इनकी सोच और उस वर्ल्ड लेवल लीडर का सोच किस तरह की काम करती है, और दोनों की सोच एक जगह मिलती नहीं है। वो बेजार होकर, वो नाराज़ होकर चले गए इंडिया से। सिंगापुर देश, उस समय सिंगापुर यानी ब्रिटिश के अंडर था, ब्रिटिश हुकूमत वहाँ पर काम कर रही थी। ब्रिटिश सिर्फ और सिर्फ अपनी व्यवसाय में लगी हुई थी। 1942 में जापान ने सिंगापुर पर हमला कर दिया और जापान जीत गया, ब्रिटिश हुकूमत को वहाँ से ख़त्म कर दिया। 3 साल तक जापानी हुकूमत रही।
3 साल के बाद 1945 में वहाँ पर हिरोशिमा नागासाकी में यानी एटम बम गिराया जाता है। ये तो दुनिया में ये कहानी मशहूर है, सब लोग जानते हैं हिरोशिमा नागासाकी में किस तरह के कांड हुई है उस टाइम पे, यानी नरसंहार हो गई। और इससे जापान पीछे हट गया और सिंगापुर से जापान की आर्मी, जापानी हुकूमत चली गई। जापानी हुकूमत सिंगापुर से जाने के बाद फिर ब्रिटिश हुकूमत कायम हो गई। 1945 से 1951 तक ब्रिटिश हुकूमत ने सिंगापुरी लोगों को ये अथॉरिटी दे दी कि तुम अपना गवर्नेंस यहाँ पर कर सकते हो, तुम अपना गवर्नमेंट बनाओ, तुम अपना यहाँ पर सरकार बनाओ और तुम ही हुकूमत करो। उस समय ली कुआन यू ने जीत हासिल की, वो सिंगापुर के प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं ली कुआन यू की काम करने की जो मानसिकता है उस मानसिकता को शेयर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। किस तरह का इंसान था, राष्ट्र प्रेम, नेशन बिल्डिंग किसे कहते हैं, और नेशन बिल्डिंग के लिए खुद को कैसा उस मिट्टी के लिए समर्पित करना पड़ता है, उस व्यक्तित्व को उभारने के लिए, उस व्यक्तित्व को आपके सामने रखने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ऐसी व्यक्तित्व क्या इस देश में है, हमें जो लोग रूल कर रहे हैं उनमें वैसा व्यक्तित्व की निशानी है क्या, इस बारे में सोचने के लिए मैं ये वीडियो आपको समर्पित कर रहा हूँ। ली कुआन यू प्रधानमंत्री बनने के बाद वहाँ पर हालात बहुत खस्ता थी, हालात बहुत ख़राब था सिंगापुर का हालात ऐसा था, मैं आपको बता देता हूँ कि वो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी यानी सहारे के लिए चारों तरफ चाँव चाँव माऊ माऊ फिर रहा कर रहे थे। वो इसकी सहारा, उसका सहारा कर रहे थे, मुझे सहारा दे दो, मुझे सहारा दे दो, मुझे सहारा दे दो। आखिर उन्होंने खुद को मलेशिया का पार्ट ऑफ स्टेट बना लेते हैं, मलेशिया का एक स्टेट बन जाते हैं वो। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी आप सोचिए, एक अलग राष्ट्र है, उसके बाद भी खुद को दूसरे के ऊपर समर्पित इस शर्तों पर होता है कि मैं तुम्हें समर्पित कर रहा हूँ, यहाँ की जो कलेक्टेड रेवेन्यू होगी, जो संग्रह कर हुआ होगा, उस कर की 40% मलेशिया को जाएगा। इस बात को उन्होंने पहले इस बात की राजीनामा बनी और उसके बाद मलेशिया ने उनको साथ में लेने के लिए तैयार हुए। आप सोचिए, उस बंदे ने खुद को दूसरे के, यानी प्रभुत्व प्रियता नहीं है उसमें, यानी मैं दूसरे के अंडर में काम कर भी सकता हूँ अपने इस मिट्टी को उभारने के लिए, इस मिट्टी को यानी प्रैक्टिकल बनाने के लिए, जिस हैसियत पे पहुँचाना चाहता हूँ उसके लिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ। इस बीच मलेशिया की चुनाव सर पे आती है। ली कुआन यू ने कहा कि मैं उस चुनाव में पार्टिसिपेट करूँगा, जो भी मुझे वोट दे नहीं दे कोई बात नहीं, लेकिन मैं पार्टिसिपेट करूँगा। मलेशिया के वहाँ के हुकूमत को लगा ये तो हमारे राजनीतिक खतरा बन रहा है, वो लोग राज़ी नहीं हुए। ली कुआन यू को जेल में डाल दिया गया और 1965 आते आते उन लोगों ने ली कुआन यू को जेल से छोड़ा। ली कुआन यू के साथ जो नेता थे उनको भी जेल से छोड़ा और उन्होंने सिंगापुर को अलग कर दिया। सिंगापुर को अलग करने के बाद ली कुआन यू एकदम से अकेले पड़ गए, उनके ऊपर कोई सहारा नहीं था। ली कुआन यू को सहारा इसके लिए ज़रूरत था, उनके देश में बेरोज़गारी, उनके देश में गुर्बत, उनके देश में यानी लोगों की हालात ऐसी थी, किसी के पास यानी रहने के लिए लोगों के पास घर तक नहीं था, लोग सड़कों पे रहा करते थे। मैं आपको वहाँ की स्थिति की गंभीरता समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब उन्हें लगता था कोई आदमी वहाँ पर है, उसका कोई आसपास है नहीं, अकेला आदमी अगर कोई मिलता उन्हें, यानी लावारिस कोई अगर दिख जाता तो उसे चुपके से काट के खा जाया करते थे। ये स्थिति थी सिंगापुर की। ली कुआन यू के पास पैसा भी नहीं था, उनके पास प्राकृतिक संसाधन भी नहीं है, उनको मालूम है उनके देश की हालात ख़राब है, उनके देश के हालात अच्छा नहीं है, उन्हें दूसरे की मोहताजी और दूसरे की यानी सहारे की बहुत सख्त ज़रूरत है। और यही वजह थी कि सिंगापुर को कोई हाथ में लेने को तैयार नहीं था, सिंगापुर को कोई साथ में लेकर चलने के लिए तैयार नहीं था। यही वजह थी कि बहुत गुर्बत है, बहुत बेसहारा है, कुछ नहीं है वहाँ पे। अगर कुछ होता तो मलेशिया एक बार नहीं 100 बार उसे हाथ में रखता, छोड़ता थोड़ी था। ब्रिटिश क्यों जाते? ब्रिटिश भी इसके लिए चले गए सिंगापुर को अकेले छोड़ के कि वहाँ पर कुछ बचा नहीं है, कुछ है नहीं पाने के लिए, खाने के लिए। इस स्थिति से उस आदमी ने हिम्मत नहीं छोड़ा। आप सोचिए, अगर इंडिया में ऐसा हालत हो जाए, इंडिया में अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जहाँ पर खाने के लिए मुहताजी है, तो वहाँ नेतृत्व देगा ये जो नेता हमारे ऊपर है,
जिन्हें आप नेता तुलु तुलु कर रहे हैं, जिन्हें आप नेता बोल रहे हैं, कोई देगा? कोई आएगा? कोई हिम्मत करेगा इसको बनाने की? मुझे नहीं लगता। यहाँ ऐसे व्यक्तित्व, ऐसा कोई अगर ऐसे करने वाले हैं तो राजनीति में नहीं है, राजनीति के बाहर है, बैठे बैठे तमाशा देख रहे हैं। लेकिन उस स्थिति से उस बंदे ने शुरू किया, हिम्मत नहीं हारा, शुरू किया सिंगापुर को बनाना। मैं इस नेता की बड़प्पन और महानता की एक उदाहरण पेश करता हूँ। एक बार एक भाषण में कहता है, मैं राजनीति से जब वो रिटायरमेंट ले रहे थे, वो राजनीति से रिटायरमेंट लेते हैं, उस टाइम पे वहाँ पर मौजूद लोगों को संबोधन करते हैं कि मैं राजनीति से रिटायर ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है तुम इस मिट्टी के साथ गलत करना शुरू कर दो। इस मिट्टी को चमकाने में मुझे ज़िंदगी लगाना पड़ा, मैं अपना ज़िंदगी लगा दिया। इस मिट्टी के साथ गलत नहीं करना। मैं अगर बेड राइडर हूँ कि मैं बिस्तर पे लेटा हूँ और यहाँ तक के मुझे आप लोगों ने कब्र में उतार दिया, उस टाइम पे भी इस मिट्टी के साथ किसी ने अगर गलत किया तो मैं वहाँ से उठ खड़ा हो जाऊँगा इस मिट्टी को बचाने के लिए। ये होता है राष्ट्र प्रेम। ये बात बनाने के बाद कहा, बनाने से पहले नहीं कहा। मैं आपको ये भी याद दिला देता हूँ, उस मिट्टी को चमकाने के बाद कहा, यह हक बनता है उसका। उस बंदे ने उस मिट्टी को दुनिया के समृद्ध देशों में लाके खड़ा कर दिया। लोगों के पास रहने की जगह नहीं थी, घर नहीं थी। ये बंदा था चाइनीज़, और वहाँ पर चाइनीज़ लोग भी थे, इंडियन थे, मालयसियन थे, अलग अलग देशों से लोग भरे हुए थे। किसी का वो यानी खुद का मट्टी वो था नहीं, अलग अलग जगह से जाके वहाँ पर कमाने के लिए जाके बसे थे, खुद के अपने पेट भरने के लिए वहाँ पर बस गए थे। तो ली कुआन यूं जब नेतृत्व के लिए सामने आया, प्रधानमंत्री बना, तो उसे कहना चाहिए था एक काम करो, चाइनीज़, यहाँ का भाषा चाइनीज़ होगा, यहाँ का धर्म बौद्ध होगा क्योंकि मैं बौद्ध हूँ, सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर निर्माण करते हैं, आओ जितने चाइनीज़ है वो मेरे साथ में चलो, बाकी लोग को छोड़ो, ये लोग अच्छे लोग नहीं है। कर सकता था ना पॉलिटिक्स करने के लिए, लेकिन उसने सबको अपनाया। उसने हर किसी को, कोई भी इस मट्टी पे हो, अभी से हो, कभी से हो, जब भी से हो, आज से तुम हमारे हो, मेरे लोग हो, मैं तुम्हारा जिम्मेदार हूँ। उस जिम्मेदारी को उसने संभाला और हाउसिंग बोर्ड बनाया, लोगों के लिए घर बनाने के लिए। जिनके पास घर नहीं उनको घर बना दो, जिसके पास रोजी नहीं उसको रोजगार दो। उसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड बनाया। मुस्लिम रहते थे, हिंदू रहते थे, क्रिश्चियन रहते थे। उसने कहा धर्म तुम अपने आप पालन करो, मुझे कोई उसमें दिलचस्पी नहीं है। मैं आपको बता दूं, ली कुआन यूं ने अपनी ज़िंदगी में कई बार इस बात को प्रकट किया, इस बात को उन्होंने स्वीकारा कि मैं किसी धर्म को नहीं मानता हूँ, मैं नास्तिक हूँ। लेकिन वो बौद्ध धर्म में पैदा हुए, उनके माँ बाप बौद्ध थे क्योंकि चाइनीज़ थे। वो जब प्रधानमंत्री बने तो चाइनीज़ लोगों को सबसे ज़्यादा अपना सकते थे, मेरे लोग बल्कि मेरे अपने। लेकिन एक प्रधान होने के बाद तुम वहाँ के हर जीने बसने वाले, जीवन यापन करने वाले हर किसी के प्रधान होते हो। सब हर किसी की जिम्मेदारी तुम्हारे पर आता है, क्योंकि हर किसी के टैक्स तुम खाते हो, हर किसी के टैक्स पे पलते हो। तुम्हें ये मेरा है वो मेरा है कहना नाजायज़ है, अवैध है, नहीं कह सकते। हमारे यहाँ की सबसे बड़ी बर्बादी अगर साध रहे हैं, यही पॉलिटिकल पार्टी साध रहे हैं, यह बोलकर कि ये मेरा धर्म है, ये मेरा मंदिर है, ये मेरा मस्जिद है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये तुम हो, ये मैं हूं। इस देश को इन लोगों ने इसी बल पर, इस देश को इन लोगों ने इसी मानसिकता से, इस देश को इन लोगों ने बर्बाद किया। ये देश बन नहीं पा रहा है। अगर इस देश को तुम छोड़ो, मुझे देखो, मुझे बिठा दो, मैं अगर 5 साल के अंदर इस देश का समृद्ध राष्ट्र नहीं बनाया, इस देश के हर किसी इंसान को, ऐसे संसाधन हमारे पास है कि इस देश के लोग 5 साल के अंदर करोड़पति बन सकते हैं, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इन निकम्मों को हटा के हमें सत्ता सौंप के देखो, हम 5 साल के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल लगेगा, 10 साल के अंदर इस देश की मिट्टी की एक एक बंदे को, इस देश के मिट्टी पे जीने वाले एक एक शख्स को, एक एक व्यक्ति को हम करोड़पति बना देंगे। तुम निकम्मे हैं, इसके लिए नहीं कर पाते हो। दुनिया में आर्थिक स्वाधीनता, आर्थिक संपन्न होना सबसे बड़ी बात होती है।
ये अपनी कुर्सी संभालने के लिए, अपनी कुर्सी की लालच के खातिर यहाँ के लोगों को बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। ये डिवाइड एंड रूल अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा है, अंग्रेज़ों ने शुरू किया था। इस देश को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। इस देश के लोगों की जो हक है, इस देश के लोगों की जो अधिकार है, उस अधिकार को ये देना नहीं चाहते। हर इंसान को जन्म लेना पाप नहीं है, और जब जन्म लेना पाप नहीं है तो इज्जत से जीना भी पाप नहीं है। और इसी इज्जत से जीवन देने के लिए राष्ट्र का निर्माण हुआ, और इसी कर्तव्य को ज़मीन पे प्रैक्टिकल बनाने के लिए कानून बना, अदालत बनी। लेकिन मिलता है आपको आपके अधिकार? आपके राज्य में अगर कोई आदमी गरीब होता है तो ये आपके लिए शर्म की कोई बात है। यहाँ कितने, आप यहाँ से चले जाओ, कितने लोग घर से निकलो, गर्भवत, घर से निकलो, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने का घर तो दूर की बात है। इस देश के अंदर लोग रहने के लिए ऐसे तरस रहे हैं। इस वक्त दिल्ली में बुलडोज़र चल रही है, आप देख लो, बम्बई में भी बुलडोज़र चल रही है। यानी जहाँ जहाँ बीजेपी शासन है वहाँ बुलडोज़र चलाते ये लोग गरीबों पे घर तोड़ देते हैं, कर रहे हैं। लेकिन क्यों? क्या उसको रहने के लिए अधिकार नहीं है? सरकारी ज़मीन, तुम सरकार कहाँ से आए हो? तुम्हें ये ज़मीन किसने दिया? सरकार अगर बोलती है मेरी ज़मीन है, तो तुम सरकार पे ज़मीन दिया किसने? तुम तो 5 साल के हो, सिर्फ 5 साल के लिए तुम्हें चुना गया है। 5 साल के बाद तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। फिर अगर चुनाव हुई, अगर जीते तो फिर बनते हो, नहीं जीते तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। तुम्हें ज़मीन किसने दिया? ज़मीन इस देश पर रहने के लिए लोगों के लिए है, इस देश पर रहने के लोगों के लिए है। तुम इस देश के लोगों के कतार में का एक नागरिक हो। वो पद है ना, पद मिला है, वो पद है इन लोगों के लिए। उसकी सही इस्तेमाल करना सीखो। उसकी सही इस्तेमाल करना तुम जानते नहीं हो, इसके लिए लोगों को अवैध और अनियंत्रित बता रहे हो, अराजक बता रहे हो। अगर कोई अराजक है तो उसको राजक बनाना तुम्हारे ऊपर फर्ज बनता है, तुम्हारा कर्तव्य है। तुम बनाओ, तुम्हारा सिस्टम तुम्हारे हाथ में है। शिक्षा नीति तुम बना सकते हो, न्याय नीति तुम बना सकते हो। लोगों को तुम दोष नहीं दे सकते, आरोप नहीं लगा सकते लोगों पर। ये नाजायज़ है, हरामखोरी है। उस ली कुआन यू ने हाउसिंग बोर्ड बनाया, लोगों को घर देना शुरू किया, रोजगार देना शुरू किया। उसने सबसे पहला जो ट्रिक्स अपनाया अपनी राष्ट्र को निर्माण के लिए, वो सबसे पहला ट्रिक था एकता। उस सबसे पहला ट्रिक्स था यूनिटी। हाउसिंग, अच्छा, वहाँ के लोग अपने अपने जो गोत्र है, अपने अपने जो जनरेशन है, उनको लेकर अलग अलग रहा करते थे। ली कुआन यू ने बिल्डिंग बनाया और उसमें उसने नियम बना दिया। उसमें हर धर्म, हर जाति, हर तबके के लोग, उसमें अलग अलग तबके के लोगों को साथ में रहने दो, रहना सीखेंगे वो लोग। सोचो, वो सिखा रहा है लोगों को कैसे रहना है। फिर रोजगार, अच्छा, इन लोगों ने एकता दिवस बनाने के लिए दिवस बनाया, एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस। उसको मालूम था यहाँ पे जो लोग रहते हैं, अलग अलग विश्वास के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग विचारों के लोग रहते हैं, अलग अलग देश के लोग रहते हैं। ये अच्छा है, हमारे देश में अलग अलग देश के नहीं है, यहीं के लोग हैं। फिर भी एकता के लिए कोई कोशिश नहीं है। उसने एकता से शुरू किया, फिर रोजगार को हाथ डाला। उसने दुनिया से कहाँ से पैसा आ सकता है, किस तरह से पैसा आ सकता है, उसका उसने प्रोविजन शुरू किया, उसका उसने प्रावधान शुरू कर दिया। उसने देखा कि ये काम देश में हो रहा है, इस काम में ज़्यादा पैसा आता नहीं है, तो उसने बिजनेस ग्रुप को लेके मीटिंग किया। उसने बिजनेसमैन के एक यूनिटी बनाया, उनके साथ उसने मीटिंग किया, बोला जिससे पैसा ज़्यादा आता है वो काम शुरू करो। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन की ज़रूरत है तो टेक्नोलॉजी लाओ। मुझसे क्या हो सकता है बताओ, मैं करके देने को तैयार हूँ। पैसा चाहिए, पैसा लो। यानी उसने अपने देश को बनाने के लिए सबसे बड़ा हथियार बनाया यूनिटी। देश में जब तक यूनिटी नहीं है, लोगों में आपसी, जब तक यानी आपसी एकता, जब तक आपस में मिलजुल नहीं है, तब तक राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है। यहाँ से उसने शुरुआत किया था।
हमारे यहाँ आप देखो, इसको नौकरी मत दो, इसको बिल्डिंग में जगह मत दो, इसको, ये कहाँ से शुरू हुई? 2014 से, जब से मोदी केंद्र में आया तब से ना। इससे पहले था लेकिन पतला था, लेकिन उसकी जुआर कब से शुरू हुआ? इसको राष्ट्र विरोधी कहना और राष्ट्र विरोधी काम करते हुए राष्ट्र सर्वोपरि लिख रहे। लिखना और करना, करके दिखाना, ज़मीन पर उतारना दो अलग अलग चीज़ है। बोलना और करना आसान नहीं है। ली कुआन यू को एक पत्रकार ने पूछा था कि आपने इस देश के लिए बहुत बड़ा काम किया, बहुत अच्छा किया, इस देश को फाइनेंशियल कैपिटल बना दिया आपने, आपके लिए एक न्यूज़पेपर के फ्रंट पे आपका फ़ोटो छपना चाहते हैं, और कुछ लोग मुझसे तो यह पूछ रहे थे कि किसी चौराहे पे आपका एक मूर्ति बना दूं। उसने कहा इस मूर्ति पे और इस पेपर पे फ़ोटो डालने के लिए जितना चार्ज करते हो वो चार्ज किसी गरीब को दे दो, और वो उस मूर्ति पे जो खर्च होगा वो उस खर्च से कितने लोगों को रोजगार आएगा आपको पता है? ये सोचता। जो लोग लोगों के लिए काम करने वाले होते हैं वो खुद के लिए कभी नहीं सोचते, अपनी नाम, अपनी करियर नहीं सोचते। इस देश की व्यवस्था, इस देश की जो हम जिस व्यवस्था को लेकर चल रहे हैं वो व्यवस्था हमारे लिए कहीं ना कहीं दुश्मन का काम करता है। मैं दुश्मन शब्द इसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इस व्यवस्था से अगर हमें कुछ मिलना होता आज तक मिल गया होता, क्योंकि इसी व्यवस्था के कारण ये नेता लोग, ये जितने नेता यहाँ है विधानसभा से लेके और ये अपना संसद तक के जितने नेता है, सबके सब अगर नेता बनते हैं तो सिर्फ और सिर्फ करियर बनाने के लिए बनते हैं। नेतागिरी उनका करियर है। नेतागिरी देश निर्माण, देश सेवा के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पेट पालने की मजबूरी में और अपना करियर बनाने के लिए, पावर पाने के लिए, पावर इस्तेमाल करने के लिए और पैसे कमाने के लिए लोग बनते हैं। ये देश सेवा करेंगे। आप सपने में जियो। इस देश को बनाने के लिए उस टाइप के ली कुआन यूं टाइप के लोगों की ज़रूरत है जो एक मुट्ठी पे, एक फैसले पे अपने खुद को भूल कर, खुद को निछावर करके, खुद को यानी एकदम से समर्पित करके इस देश को बनाने की ज़रूरत है, वरना बहुत लेट हो जाएगी, बहुत लेट हो जाएगी।